हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर बीपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करें। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप पहला प्रश्न स्क्रीन पे देख सकते हैं, पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से हमारे राष्ट्र ध्वज के डिजाइन से संबंध है या संबंधित है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है पिंगली वेंकैया, सेकेंड ऑप्शन है पोटी सिरामुल्लू और थर्ड ऑप्शन है टिंगुट्री प्रकाशम पंतलू और फोर्थ ऑप्शन है बिरेसिलिंगम पंतलू। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन में पेन चूजिए, पिंगली वेंकैया। तो ये राष्ट्र ध्वज के डिजाइन से संबंधित है पिंगली वेंकैया। कौन संबंधित है? पिंगली वेंकैया। जो ये पिंगली वेंकैया थे, प्रारंभ में इन्होंने ध्वज में केवल ना रेड और ग्रीन कलर का उपयोग किया था, जो हिंदू और मुसलमान जो समुदाय है उनका प्रतिनिधित्व करते थे। लेकिन बाद में इसके केंद्र में जो एक चरखा है और तीसरे रंग सफेद का यूज किया। और ठीक है, और राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया गया था? 1931 में, जब कांग्रेस का कराची के अखिल भारतीय सम्मेलन में केसरिया, सफेद और हरे तीनों रंग से बने इस ध्वज को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। चलिए हम अपने सेकंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, चौरा चौरी घटना किसके स्थगन से संबंधित या संबंधित? पहला ऑप्शन क्या? बरदौली सत्याग्रह, सेकेंड ऑप्शन क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन, थर्ड ऑप्शन है असहयोग आंदोलन और फोर्थ ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन। तो जो चौरी चौरा घटना किसके स्थगन से संबंधित है, ये मैंने पहले भी क्लास में बता चुका है। सविनय असहयोग आंदोलन किसके स्थगन से? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1920 में। कब स्टार्ट हुआ था? 1920 में। और चौरा चौरी घटना कब हुआ था? 5 फरवरी 5 फरवरी 1922 में। 1922 में, ये 22 है, दो है, 1922 में। और इसको चौरी चौरा घटना जो हुआ था वो उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी, गोरखपुर के चौरा चौरी में, जहाँ पे वो थाने में आग लगा दी गई थी, जो वो 22 पुलिसकर्मी को जला के मार दिया गया था। उसी घटना को दुखी होकर जो हमारे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। लेकिन असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था, किस डेट में मीन्स वापस लिया गया था? तो ये लिया गया था 12 फरवरी 1922 को। ये दो है, 1922 को। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखिएगा यहाँ से कि असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था। 12 फरवरी 1922 को। और थोड़ा सा सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में समझ लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चालू हुआ था? जो हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका डेट आगे क्या था? तो इसका डेट था आपका एक 12 मार्च 12 मार्च, यहाँ लिखते हैं 1930 में। 1930 में वही दांडी मार्च, सब वो साबरमती आश्रम से जो गांधी जी ने दांडी मार्च निकाला था। ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कैसे हुआ था ये समझ लीजिए एक कहानी के रूप में। जो हमारे गांधी जी ने, जो तत्कालीन उस समय वायसराय थे लॉर्ड इरविन के समझ 11 मांगे रखी थी, जिन 11 सूत्री मांगे में वो कहते हैं। इसमें महत्वपूर्ण ये थे, थोड़े महत्वपूर्ण देख लीजिए। जैसे पूर्ण शराबबंदी, सेना और सिविल सेवकों के वेतन में कटौती हुआ, या जो भी राजनीतिक कैदियों की रिहाई, और लगभग जो 50% लगान में लगभग 50% की कमी आदि मांगी थी। ठीक है, और जो 11 सूत्री मांगी थी, 11 मांगी थी गांधी जी ने, उसको लॉर्ड इरविन ने नहीं मांगने पर जो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था 12 मार्च 1930 में। ठीक है, और कहाँ से शुरू किया था? साबरमती आश्रम से दांडी मार्च तक। ठीक है, और फिर इन्होंने गुजरात के समुद्र के तट पर स्थित गांव में दांडी में इन्होंने 6 अप्रैल को नमक कानून को भंग किया था। साबरमती आश्रम से इन्होंने 78 अनुयायियों के साथ निकाला था अपना वो
ठीक है ना। और फिर इसी में एक है जो खान वो अब्दुल गफ्फार खान के नाम सुना होगा, नेतृत्व में गठित एक वो खुदाई खिदमतगार संगठन है, जिसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हमेशा ये लाल कुर्ता पहनते हैं। इस आंदोलन में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ये डेट वोट याद रखिएगा। और बरदौली सत्याग्रह आगे इसके बारे में मैं आगे बताऊंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे अपने पहुंचते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको भारत में लौह पुरुष कहा जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बाल गंगाधर तिलक। सेकंड ऑप्शन क्या है, बिपिन चंद्र पाल। और थर्ड ऑप्शन क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले। और फोर्थ ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल। तो जो इसका राइट आंसर लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो जो लौह पुरुष के नाम से हमारा जाना जाता है वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर है वल्लभ भाई पटेल या सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और जो ये है, जो स्वतंत्रता आंदोलन में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पहला और बड़ा योगदान क्या था, 1918 का खेड़ा संघर्ष था। 1918 खेड़ा संघर्ष पूछा जाता है कब हुआ था, 1900 हो 1918 में थी। ये देखिएगा ध्यान में, थोड़ा सा पेन हो रहा। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, 1918 में। इसके अतिरिक्त इन्होंने 1928 में जो बरदौली सत्याग्रह हुआ था, जो ऊपर अभी चर्चा में था, 1928 में बरदौली सत्याग्रह में किसान आंदोलन का भी सफल नेतृत्व किया था। इस आंदोलन की सफलता के बाद वहां की जो महिलाएं थे, इन्होंने इनको सरदार की उपाधि प्रदान की थी। और जो 1931 का जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष भी रह चुके थे। और इन्होंने जब हमारा भारत का जो भारत हमारा स्वतंत्र हो गया, तो उसके बाद से इन्होंने जो विभिन्न छोटे छोटे या बड़े रियासतों जो भारत में शामिल नहीं हुए, वो अपना एक स्वतंत्र राज्य बनाना चाहते थे, उनको उसमें उन सबको उसमें भारत में आकर मिलाया और एकता स्थापित की। ठीक है, कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ का राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल। थोड़ा सा गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थी, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। और ठीक है, और इन्होंने 1905 में क्या बोलते हैं, वो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी किया था। ठीक है, चलिए और बाल गंगाधर तिलक के बारे में थोड़ा सा समझ जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक एक गुरुवादी नेता थे, गर्मपंथ से संबंधित थे। इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी मद्रास 1916 से। और इनकी दो चार पत्रिकाएं हैं, मराठी के केसरी, गीता रहस्य। ठीक है, और इन्होंने भारत में एकता स्थापित करने के लिए या भारत में राजनीतिक एकता जागृत करने के लिए शिवाजी उत्सव कई प्रकार के उत्सव का इन्होंने सहारा लिया था। ठीक है, चलिए इनको वो हिंदू राष्ट्रवाद के पिता के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, राष्ट्रवाद के पिता के नाम से। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 1944 में गांधी जी 1944 में गांधी जी जिन्ना वार्ता के असफल होने का आधार था? फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बैबल योजना। और सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन आपका है भारत का विभाजन। और थर्ड ऑप्शन है राजगोपालचारी सूत्र। और फोर्थ ऑप्शन है कैबिनेट मिशन प्रस्ताव। तो इसका राइट आंसर होगा जो भारत और जिन्ना भारत क्या था क्वेश्चन, 1 मिनट, गांधी जी और जिन्ना का वार्ता का सफल होने का कारण इनका है राजगोपालचारी सूत्र। ठीक है, तो जो राजगोपालचारी सूत्र है, जो राजगोपालचारी है, वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य एक समझौते का ये पक्षधर में थे, उसके तरफ थे। और 1944 में जो गांधी जी की स्वीकृति से इन्होंने कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के समझौते की योजना प्रस्तुत की, जिसमें जो राजगोपालचारी है, जिसे राम गोपालचारी फार्मूला के नाम से भी जाना जाता है। और जो ये फार्मूला है, अप्रत्यक्ष रूप से पृथक पाकिस्तान की अवधारणा की के ही प्रस्ताव था। परंतु जो जिन्ना इस फार्मूले को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, इस पे एक टिप्पणी की कि उन्हें दीमक लगा सड़ा गला पाकिस्तान नहीं चाहिए। उसके बाद से ये फार्मूला गांधी जिन्ना वार्ता असफल होने का आधार बन गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। और ये कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, ये मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका है। तो जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कैबिनेट मिशन प्रस्ताव
ये कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है रॉयल इंडियन नेवी में गदर, सेकंड ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ, और थर्ड ऑप्शन है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। उपयुक्त घटनाओं का सही कालक्रम क्या था। इसका सही लगाना है कौन सा घटना पहले हुआ था। तो जो ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ क्वेश्चन। तो ये हमारा हुआ था रॉयल इंडियन नेवी गदर, ये हुआ था 1946 में, 1946 में। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, 1942 में। ठीक है, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1931 में। इसका राइट आंसर आगे तो 3 आएगा, तो 3 आएगा। तो देखा जाए किस ऑप्शन में आगे 3 है। तो इसमें तो है नहीं, इसमें तो ऐसे छाट दिया जाता है। अगर इसमें है नहीं 3 तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये हो सकता है। तो फिर उसके बाद से बना था। फिर देखिए 1 मिनट ऊपर करती हूँ मैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आगे पहले हुआ था, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होगा। तो तीसरे के बाद दूसरा होगा, तीसरे के बाद दूसरा आएगा, तो तीसरे के बाद दूसरा आएगा। तो आगे तीसरा दूसरा, तो एक ऑप्शन यही दिख रहा है, तो राइट आंसर होगा सी। ठीक है, और जो तृतीय गोल थोड़ा सा, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन होता है उसका डेट कब है। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1930 में। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था अभी बता चुके हैं, 1931 में, 1931 में। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1932 में। कांग्रेस ने सिर्फ द्वितीय में भाग लिया था। ठीक है, यहाँ से ये याद रखिएगा। चलिए अपने नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 1927 की बल्टर कमेटी का उद्देश्य था, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता निश्चित करना, और सेकेंड ऑप्शन क्या है, भारत में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियां निश्चित करना, थर्ड ऑप्शन क्या है, राष्ट्रवादी प्रेस पर सेंसर व्यवस्था अधिरोपित करना, और फोर्थ ऑप्शन क्या है, भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। तो इसका राइट आंसर है भारत सरकार और देशी रियासतों की बीच का संबंध सुधारना। बल्टर समिति का गठन कब हुआ था, 1927 में हुआ था। ठीक है, 1927 में था। क्यों था, भारत सरकार जो देशी रियासतों के उसमें संबंध सुधारना, इनके विषय में जांच करना। ओके, तो यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 7 क्वेश्चन। रोलेट सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से घटना सही है। तो रोलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। रोलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग के सदस्यों का सहयोग लेने का प्रयास किया, और साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रोलेट आगमन, ये कुछ छूटा है। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रोलेट सत्याग्रह यहाँ है। रोलेट यहाँ पे तो होगा सत्याग्रह, रोलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए। तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर होगा रोलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने, रोलेट अधिनियम में सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था, और जो रोलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग के सदस्यों का सहयोग लेने का प्रयास किया था। और इसका थर्ड ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि जो साइमन कमीशन है ये 1927 में गठित किया गया था। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, और जो रोलेट सत्याग्रह हुआ 1919 में, 1917 में प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, और रोलेट सत्याग्रह 1919 में प्रस्तावित किया गया था। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, बी 1 और 2। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2, 1 और 2। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तांजोर तट पर एक अभियान गठित किया था। तो इसका ऑप्शन है वीओ चिदम्बरम पिल्ले, सेकंड ऑप्शन है सी राजगोपालचारी, थर्ड ऑप्शन है के कामराज, फोर्थ ऑप्शन है एनी बेसेंट। तो इसका राइट आंसर है
1 मिनट में पेन चूज कर लो। सी राजगोपालचारी ने, इसका राइट आंसर सी। थोड़ा सा एनी बेसेंट, एनी बेसेंट कौन सी? ये 1917 में कोलकाता से चुनी गई थी, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। तो ध्यान रखिए, इससे पहले मैं बता चुकी, इन्होंने होम रूल लिंक की स्थापना की थी तिलक के साथ मिलकर, लेकिन इन दो, तिलक और होम एनी बेसेंट की दोनों होम रूल लिंक अलग अलग था, मतभेद होने के कारण इन्होंने अपना अपना अलग अलग लिंक, जो 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 तिलक से इनका होम रूल लिंक ज्यादा क्षेत्रों में विस्तारित था, लेकिन तिलक से ये इनका होम रूल लिंक बड़ा नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, रोलेक्ट एक्ट का लक्ष्य था। तो रोलेक्ट एक्ट का लक्ष्य था, बताइए। पहला ऑप्शन है युद्ध प्रयासों का अनिवार्य अधिक समर्थन। सेकंड ऑप्शन है बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा, और खिलाफत आंदोलन का दमन। फोर्थ, प्रेस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई सुरक्षित करना। थोड़ा सा इसके बारे में, बैकग्राउंड के बारे में समझ लेते हैं। जो ब्रिटिश सरकार ने जो क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी भावना है, जो उस समय क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी भावना उजागर हो रहे थे, उसको कुचलने या उसको दबाने के लिए सिडनी रोलक की अध्यक्षता में 1919 में 1919 में एक रोलेक्ट एक्ट पारित किया। इस एक्ट के तहत किसी भी, जो रोलेक्ट एक्ट है, इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर, और किसी भी व्यक्ति को थोड़ा सा भी संदेह हो, उसके आधार पर गिरफ्तार करना या गुप्त रूप से मुकदमा चलाना आदि का प्रावधान शामिल था। और जो ये एक्ट है, रोलेक्ट एक्ट, इसको बिना वकील या बिना अपील या बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। और जो हमारी भारतीय जनता थी, उसमें इसको काला कानून कहकर इसका विरोध किया था, ठीक है। लेकिन किंतु जब यह संवैधानिक प्रतिरोध का कोई असर नहीं हुआ, तब गांधी जी ने सत्याग्रह का सुझाव दिया। फरवरी जब 1919 में सत्याग्रह सभा का गठन किया गया और देशव्यापी हड़ताल और प्रार्थना सभाएं आयोजित की गई, ठीक है। और जब रोलेट एक्ट के विरोध में पंजाब में आंदोलन उग्र रूप धारण कर लिया, वहां पर जो सरकार है, डॉक्टर सिफुचिन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया और अमृतसर में निर्वासित कर दिया। इसी के विरोध में तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। लोग एकत्रित हुए थे, वहां पे डायर ने निहत्थे लोगों पे गोली चलवा दी, ठीक है। और इसी के उपलक्ष्य में हमारे कई लोगों ने अपनी अपनी उपाधियां त्याग दी थी। आपको कौन कौन अपनी उपाधियां त्यागा था, ये आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए, ये देखिए हमारा 10th क्वेश्चन क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 का इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का सकल पारित किया। दूसरा, इस अधिवेशन में उग्रवादियों और उदारवादियों के बीच झगड़े का सुलझा लिया गया। और तीसरा, इस अधिवेशन में दो राष्ट्रों की मांग का सिद्धांत को अस्वीकार किया। तो इसका राइट आंसर होगा, केवल यहाँ पे होगा, इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ये तो होगा नहीं, ये होगा, 1 मिनट, ये तो होगा ही। और इस अधिवेशन में उग्रवादियों और उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा, तो ये होगा नहीं, क्योंकि इन ये 1916 में ही झगड़ा सुलझ गया था। कब सुलझ गया था? 1916 में ही, लखनऊ, 1 मिनट, ऐसा बोल दे रहे, 1916 में जो हमारा वो हुआ था, लखनऊ अधिवेशन में ही इसका तो झगड़ा सुलझ गया था। तो दूसरा तो होगा ही नहीं, तो दूसरा होगा नहीं, ये थोड़ा सा ऑप्शन गलत है। दूसरा होगा नहीं और पहला होगा ही, और तीसरा देखते हैं क्या है। हाँ, तीसरा है। और इस अधिवेशन में दो राष्ट्रों की मांग को सिद्धांत को अस्वीकार, और तीसरा भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा, सिर्फ पहला होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर सिर्फ पहला होगा। इसका राइट आंसर सिर्फ पहला होगा, ओके। अब चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये ऑप्शन
ए होगा सिर्फ यहाँ पे। अच्छा, ए ही छूटा है, यहाँ पे ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्या है? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसकी या किस किस की अनुशंसा की गई थी? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, और सेकेंड ऑप्शन अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन, और ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र। और थर्ड ऑप्शन है संविधान में भारतीय के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो इसका राइट आंसर होगा बी, दूसरा और तीसरा। ठीक है, दूसरा और तीसरा, क्योंकि जो नेहरू रिपोर्ट है वो भारत के लिए पूर्ण जो स्वतंत्रता की मांग नहीं था, इसमें नेहरू रिपोर्ट में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं था। ठीक है, इसलिए तो ये गलत होगा। इस नेहरू रिपोर्ट में कौन कौन से मांगे थे थोड़ा सा समझ लेते। जो नेहरू रिपोर्ट है वो भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिलाना चाहता था। अब भारत में एक संघ होगा जिसके नियंत्रण में केंद्र में द्विसदनी विधानमंडल होगा, मंत्रिमंडल सदन के प्रति उत्तरदायी होगा, और वो जो वायसराय की जो स्थिति होगी संवैधानिक मुखिया भर की रहेगी, और सांप्रदायिक आधार पर प्रत्येक निर्वाचन मंडल को अस्वीकारा गया था। ठीक है, नागरिकता को परिभाषित करने के साथ साथ मूल अधिकारों को भी प्रमाणित किया गया था। तो यहीं से आज हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो आप मेरी वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, या किसी भी प्रकार का डाउट हो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। तो चलिए इसी सिलसिले में आप पढ़ते रहिए।